नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के सुप्रीम कोर्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि हम न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशियरी यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला अदालत उसकी हालत इंसाफ देने के मामले में कहाँ है। दुनिया के मुल्कों की तुलना में हमारी न्यायपालिका कहाँ ठहरती है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2022 की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि महज 7 सालों में हमारी न्यायपालिका लुढ़कती लुढ़कती कहाँ पे पहुँच गई। मतलब महज 7 सालों में आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी न्यायपालिका 16वें पायदान पे जा गिरी है। 7 सालों में वो 16वें पायदान पे जा गिरी, जहाँ यानी 2015 में जो हमारी न्यायपालिका की स्थिति दुनिया के देशों की तुलना में 61वें 61 पोजीशन पे हमारी न्यायपालिका खड़ी थी, आज वो 77वें स्थान पे जा गिरी है। तो आखिर ऐसा क्यों है? वैसे तो आपको पता ही है कि इन दिनों अडानी कंपनी की भी साख लुढ़क रही है। वैसे अडानी की ही नहीं, हमारी न्यायपालिका की भी साख कोई अचानक से नहीं गिरी है। इसकी भी साख साल दर साल आप कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि साल दर साल कैसे इसकी साख गिरती गई और जाकर आज 77वें स्थान पे खड़ी है। कुछ मामलों में तो वो 100 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। 140 देशों का, अगर इस संस्था ने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट ने 140 देशों के आंकड़े को इकट्ठा करके जब देखना शुरू किया, तो हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, यहाँ कहा जाता है यहाँ इंसाफ पसंद न्यायपालिका है, संविधान की रक्षा करती है न्यायपालिका। खुद जज आपको कई मौक़ों पे बोलते नजर आएंगे कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, हर फैसले को हम एक नज़र से देखते हैं। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो संस्था है उसने हर केस को आकलन किया और पाया कि 7 सालों में हमारी न्यायपालिका की स्थिति सबसे बुरे दौर में जा पहुंची है। बहुत मामलों में तो आप देखेंगे कि 100 को भी क्रॉस कर गए हैं। मतलब सबसे निचले पायदान में और 3 सीढ़ी नीचे जाएं तो सबसे अंतिम पायदान पे हम खड़े होंगे। एक बात आप अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि आजकल एक आम आदमी के बुनियादी अधिकार यानी जिंदगी जीने के अधिकार की रक्षा करने की गारंटी वह संविधान देता है, जिस संविधान की रक्षा करने की गारंटी, लागू करने की गारंटी हमारे सुप्रीम कोर्ट पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ही साख गिर रही है तो जाहिर सी बात है हमारे संविधान की साख गिर रही है। और संविधान की साख गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे और आपकी जीने के अधिकार में कटौती होने जा रही है। हर दिन कटौती हो रही है, हम लोग महसूस नहीं करते हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम बताएंगे कैसे कटौती हुई है, किस किस पायदान पे हम पहुँचे हैं। जिस तरह से इस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की साख को लुढ़कते हुए आंका है, तो ज़रूरी हो जाता है कि इस रिपोर्ट के जरिए हम समझा जाए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट नीचे उतरते हुए किस सीढ़ी पर किस गति से नीचे लुढ़कता चला गया है। तो चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्से को। तो इस रिपोर्ट में पहला जिक्र किया गया है जीने के अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो आपका मौलिक अधिकार है। उसमें हमारी न्यायपालिका हमारे जीने के अधिकार को अगर बचाती तो 94वें स्थान पे नहीं होती। हमारी न्यायपालिका दुनिया के मुल्कों की तुलना में 94वें स्थान पे है अगर जीने के अधिकार की बात करें। मतलब 100 से 6 कम। अगर हमारी न्यायपालिका, जब न्यायपालिका कहते हैं तो आप तय मानिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो आखिरी और सबसे ऊंची सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, जिसके फैसले सभी कोर्ट में कानून के तौर पे माने जाते हैं। चाहे वो जिला अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, अगर उसने अंतिम फैसला कर दिया तो वही फैसला अंतिम माना जाएगा, कानून का हिस्सा माना जाएगा। संसद भी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए बाध्य होती है। इसलिए हम बार बार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। अगर हर नागरिक के साथ बराबरी
हमारे संविधान में क्या कहा गया था कि हमारा संविधान जो है वो हर नागरिक के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, असमानता को कम करेगा। इस अधिकार की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन क्या हालत हुआ, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां 2015 में हम 73वें स्थान पे थे, मतलब 73 पोजीशन पे थे, आज हम लुढ़क कर कहाँ पहुँचे हैं, 117 पे। मतलब 34 सीढ़ी हम नीचे गिर चुके। हमें उठना था, पहले नंबर पे आना था, दूसरे नंबर पे आना था, जहाँ नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। हम लुढ़कते लुढ़कते कहाँ चले गए, नेपाल से नीचे चले गए। दूसरी चीज़ कि किसी भी नागरिक को जीने का अधिकार और सुरक्षा की गारंटी की अगर बात करें, इस रिपोर्ट में ये सारा जिक्र है, तभी हम एक एक रिपोर्ट के महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ रहे हैं कि एक नागरिक के जीने के अधिकार और उसकी सुरक्षा की गारंटी जो आर्टिकल 21 है वो देता है। वहाँ पे हम कहाँ हैं? रिपोर्ट ने जो बताया है उसमें ये बताया है कि 2015 में जहाँ हम 81 पोजीशन पे थे, आज हम 96 पोजीशन पे हैं। मतलब 15 सीढ़ी नीचे लुढ़ के हैं। हमारी न्यायपालिका हमें नहीं बचा पाई, हमारे जीने के अधिकार को नहीं बचा पाई, उसे सुरक्षा नहीं दे पाई। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नॉर्थ रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन नॉर्थ स्टार है हमारे संविधान का। अभी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कुछ ही दिन पहले कहा, इसी महीने कहा कि जीन रूल ऑफ लॉ जो है हमारे संविधान का नॉर्थ स्टार है। लेकिन उसकी क्या हालत है? कानून का शासन का काम करने का तरीका, या किसी भी कानून के अंदर किसी को अगर पकड़कर जेल में बंद किया जाता है तो उसकी क्या हालत है? वहाँ पे हम कहाँ खड़े हैं, हमारी न्यायपालिका कहाँ खड़ी है? आप पाएंगे कि 2015 में हम 68 पोजीशन पे थे, वहाँ 7 साल पहले आप चले जाइए, और आज 2023 है, रिपोर्ट 22 में आई, 2022 में आई। 22 में क्या बताया गया, हम 101 सीढ़ी नीचे लुढ़क चुके हैं। मतलब हमें सबसे अगर नीचे जाना है, गर्त में जाना है, तो आपको 140 तक पहुंचने में मात्र 39 की कमी है। और यही बताया गया है कि हम 2015 से अभी तक 39 सीढ़ी 39 सीढ़ी नीचे आ चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 सालों में आप बिल्कुल 140वें स्थान पे अपने आप को पाएंगे, जहां सब कुछ धराशायी हो चुका होगा। बोलने की आज़ादी सबसे बड़ी बात है कि इस दौर में 7 सालों में बोलने की आज़ादी, अपने भावना को व्यक्त करने की आज़ादी, जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसकी क्या हालत हुई है? इसे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। आप, चूँकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उस संविधान की रक्षा करती है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं? इस रिपोर्ट ने बताया है हमें कि हम 54 सीढ़ी नीचे आ चुके हैं। हमें बोलने की आज़ादी जो थी, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी, जो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19 हमें गारंटी करता है, वो अभी हमसे धीरे धीरे छीना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट रक्षा नहीं कर पा रही है संविधान की। अगर इस रिपोर्ट के आंकड़े को माने, उसने बताया कि 2015 में हम 32 पोजीशन पे थे, मतलब 32वें स्थान पे थे, और 2022 में हम 86 यानी 86वें स्थान पे चले गए। मतलब इसमें भी आप पाएंगे कि 54 सीढ़ी 54 सीढ़ी हम नीचे लुढ़के हैं। अडानी का तो शेयर 20% 80% लुढ़का है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो साख है वो 54 सीढ़ी नीचे गिरा है। आप अपने केस लेकर चले जाइए, आपको डेट ही नहीं, तारीख नहीं मिलेगा। अकेले 2022 में, पिछले साल, अडानी केस से जुड़े हुए 6 मुकदमे गए सुप्रीम कोर्ट में, और महज 2 दिनों में अडानी साहब को न्याय मिलता चला गया, इंसाफ मिलता चला गया। तो आप समझ लीजिए कि हमारी कोर्ट हमारे लिए है या किसी और के लिए काम कर रही है। जाहिर सी बात है, उसकी साख लुढ़की है तो इनकी भी साख लुढ़केगी।
क्योंकि आप जनता के सरोकार से मतलब नहीं रखते। अब एक और बात करते हैं। जहाँ तक सवाल हिंदू मुसलमान का इस मुल्क में पिछले बाबरी मस्जिद के बाद जिस दौर में चला, 1992 की घटना के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का विमर्श डिस्कोर्स इस मुल्क में बहस चली, उसमें एक खास तबके को, खासकर मुस्लिम आबादी जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उसके जीने के तरीके, उसके अपनी आस्था करने के तरीके, मजहबी विचार व्यक्त करने के तरीके पे जिस तरह से सवाल उठाया गया और जिस तरह से उसको कैद किया गया, उनके अभिव्यक्ति को, उनकी आस्था को सबने देखा है। उसका हाल पिछले 7 सालों में बहुत बुरा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अपनी आस्था और अपने मजहब की जीने की आज़ादी हिंदुस्तान में एक 2015 में जहाँ 54 पोजीशन थी, 54वें स्थान पे थी, आज वो 109 पे जा पहुंचा है। 55 सीढ़ी लुढ़क कर नीचे जा चुकी है। नागरिकों के इंसाफ की बात करें तो वहाँ पे हम कहाँ खड़े हैं? 2015 में हम 102 पे खड़े थे। नागरिकों के साथ क्या न्याय होता है, क्या इंसाफ होता है, उसमें 102 पे खड़े थे। आज हम 111वें स्थान पे खड़े हैं। मतलब हम 9 सीढ़ी नीचे लुढ़के हैं। नागरिकों के बीच आपको इधर बहुत संघर्ष देखने को मिला होगा। जैसे ही कोई बहस संविधान के लिए उठती है, अधिकार के लिए उठती है, उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है, उसको प्रांतवाद में अलग अलग देखा जाता है, उसको जातिवाद में देखा जाने लगता है। अपने अधिकार की जब हम कोई बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं नागरिकों के बीच आपसी संघर्ष की स्थिति जो बनी है, उसमें न्यायपालिका ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रक्षा नहीं की है, तभी तो वो जाकर 124वें स्थान पे जा गिरी है। 140 देशों में आप सोचिए कि आप 124वें स्थान पे जा गिरे हैं। आपस में ही हम लड़ रहे हैं। मतलब न्यायपालिका या जुडिशियरी का कोई मतलब दखल अंदाजी ही नहीं हो रहा है। अगर होता तो हम 124 पे नहीं होते, हम 50 होते, 40 होते, हम सीढ़ी से ऊपर जाते, सीढ़ी से नीचे गिरने की बात नहीं होती। बार बार हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कहते हैं रीच टू अनरीच, मतलब जिसके पास न्याय नहीं पहुंचा है, हमें उसके पास पहुंचने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम जो है वो भारत जो है 133वें पोजीशन पे जा गिरा है। 140 देशों के आंकड़े हैं इसमें, जिसमें हम 133वें स्थान पे जा खड़े हैं। बिना भेदभाव का न्याय मिल सके, इस रिपोर्ट में यह भी जिक्र है। आप समझ लीजिए कि इसमें क्या मतलब कितनी खतरनाक बात लिखी गई है। यह देश में, इस मुल्क में सभी का बराबरी का हक है, चाहे वो किसी भी जाति का ले लीजिए, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, किसी भी मजहब को जीने वाले लोग हों। उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे बिना भेदभाव का न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय मिलता तो हम आज 117वें पायदान पे नहीं होते। महज 7 साल पहले हम कहाँ थे, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, उसका भी ब्यौरा है, बड़ा अच्छा ब्यौरा है। हम 14वें स्थान पे थे। मतलब हमारी न्यायपालिका में भेदभाव जबरदस्त हो रहा है। आपने देखा भी होगा, मुसलमानों के मुद्दे जाते हैं, दलित समुदाय के मुद्दे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, क्या फैसला देती है? आप एक ऐसा फैसला बताइए जो दलित समुदाय के पक्ष में गया हो या उनके अधिकारों की रक्षा के पक्ष में गया हो। एक ऐसा फैसला पिछले 7 साल में बताइए जिसमें मुस्लिम आबादी को ये लगा या महसूस हुआ कि संविधान की रक्षा हुई, हमारी बात हुई। बिल्कुल नहीं। तभी तो 103 पायदान सुप्रीम कोर्ट नीचे लुढ़का है। 103 पायदान, मतलब जस्टिस जो है वो, न्याय जो है वो बिना भेदभाव का नहीं मिल रहा है। एक खतरनाक स्थिति है। अभी प्रधानमंत्री के साथ DGP और IPS ऑफिसर और जो राज्यों के पुलिस प्रमुख थे, उन्होंने क्या कहा?
कहा बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, बराबरी का मौका दीजिए। अविश्वास पैदा हो रहा है समाज के अंदर, अगर हालात खराब हुआ तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, कहने का मतलब यही था। और यही इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस मुल्क में बिना भेदभाव का न्याय नहीं हो रहा है, जो भी इंसाफ हो रहा है वो भेदभाव तरीके से हो रहा है। और आपको महसूस होगा हर दिन कि कोर्ट लगभग मतलब हमारी न्यायपालिका भी उस तबके के साथ खड़ी हुई है जो तबका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जय श्री राम का नारा लगाता है, जो तबका अंबेडकर को गाली देता है, जो तबका अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ता है, जो तबका मस्जिद पे जाकर झंडे लगा रहा है। तो तभी तो हम पहुंचे हैं 103 सीढ़ी नीचे। न्याय कब मिलेगा, सवाल यह भी है। इस रिपोर्ट ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है कि न्याय कब मिलेगा। वहां पे हम कहाँ पे खड़े हैं आपको पता है? 133वें स्थान पे खड़े, 133। मतलब डार्क एज में जाना हो तो 140वें स्थान पे आप जाइए। टोटल सूची, पूरी सूची जो है, पूरे जो इतने 140 देशों का आंकड़ा है, और सबसे अंतिम पायदान कौन सा है? 140वां। मतलब 7 सीढ़ी आपको बचा है वहाँ पर पहुँचने के लिए। अब दूसरा सवाल है कि बहुत बार ये सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज कहते हैं कि देखो हम काम कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल इससे यह तो पैदा होता ही है कि न्याय करते हुए जज को लगता है कि हम न्याय कर रहे हैं, फैसला देते हुए जज को लगता है हम न्याय कर रहे हैं। जनता को क्यों नहीं महसूस होता कि न्याय इंसाफ हो रहा है? न्याय करने से ज़्यादा ज़रूरी है जनता को, इस इतने बड़े लोकतंत्र में जनता को यह महसूस होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। मतलब न्याय करना और न्याय होते हुए दिखना दोनों दो चीज़ें हैं। जनता को महसूस नहीं हो रहा है। और हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? 115वें स्थान पे, जहाँ पे जनता को लग ही नहीं रहा है कि आप न्याय कर रहे हो। तीसरी चीज़ है कि अगर आप न्याय करने में सक्षम नहीं हो, आप बार बार कहते हो कि हमारे पास 70,000 71,000 केसेज हैं, पूरे हिंदुस्तान की अदालतों का आप जिक्र कर लें तो लगभग 5 करोड़ केसेज हैं, तो कोई और भी चीज़ आप क्यों नहीं, कोई अन्य विकल्प पे आप क्यों नहीं काम करते हो? जनता को कोई विकल्प तो इंसाफ का चाहिए। उस पर भी इस रिपोर्ट में जिक्र है कि कोई विकल्प यहाँ के लोगों को नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को। और को उसमें हम 100 पे हैं, 100वें स्थान पे हैं। तीसरा, आप अक्सर देखते होंगे कि आपराधिक मामलों की जांच बार बार कहा जाता है, और सत्ता तो कहती ही है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और बिना जांच का उसको किसी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए। आपको मैं बताऊं इस केस में कि वहाँ पे भी अपराधी जिनको जेलों में भेजा जा रहा है या जेलों में जो बंद हैं, उसमें आपको यकीन नहीं होगा कि अभी तक मुस्लिम आबादी का जो आंकड़ा है वो 2011 के सेंसस की बात करें तो 14.2% है। उसमें 19% मुस्लिम आबादी जेलों में है। तभी तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि आपराधिक मामलों की जांच कैसे हो रही है, उसमें हम 124वें पायदान पे खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जेलों में कौन बंद है? मतलब इनके मामलों की जांच ही नहीं हो रही है। सालों 10 साल ये जेल में बंद रहते हैं। अगर आंकड़ा आप लें तो जेल, हिंदुस्तान के जितने भी जेल हैं उसमें लगभग 4,88,511, 2020 का रिपोर्ट बता रहे हैं, भारत सरकार का ही रिपोर्ट बता रहे हैं। 4,88,511 कैदी जो थे, उसमें अकेले 93,774 मुसलमान बंद थे, और लगभग 90,000 के आसपास दलित जातियों के लोग बंद हैं, आदिवासी बंद हैं। मतलब इस है, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी को आप जेल में रख रहे हो, सालों साल उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रहे हैं। जब वो निकलते हैं बड़ी होकर तो उनका इंसाफ कौन करेगा? पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। कुछ केसेज को आप समझ लीजिए तो ये आंकड़े भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे कि क्यों इन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं।
चूँकि यह आंकड़ा हमारे न्यायपालिका के काम करने के तरीके, सोच के तरीके, लोगों के सरोकार को देखते हुए यह रिपोर्ट बनाई गई। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रिपोर्ट जारी की। वो इन आंकड़ों को देखते हुए, अध्ययन करते हुए एक समाज के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता फैले, इसलिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया और ये 2015 से जारी किया जा रहा है। अभी 27 जनवरी मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र हमने मनाया और 27 जनवरी 2023 को पुणे के सेशन कोर्ट ने, याद कीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण किए थे और शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद पहली जो लिंचिंग हुई थी, एक मुस्लिम लड़के की लिंचिंग हुई थी, मोहसिन शेख की, पुणे में। और 2 जून 2014 को लिंचिंग हुई थी और लिंचिंग करने वाला संगठन कौन था? हिंदू राष्ट्र सेना। उसका नेता जो था धनंजय जयराम देसाई, उसको कल पुणे के कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए रिहा किया कि पर्याप्त सबूत नहीं थे दोषी ठहराने के लिए। ये तो हमने आपको 27 जनवरी 2023 की बात बताई कि एक कोर्ट का एक फैसला आया। दूसरा केस ले लीजिए, महज 3 दिन पहले 24 जनवरी 2023 को गुजरात के हलोल कोर्ट ने 22 उन दंगाइयों को रिहा किया, बरी किया, यह कहते हुए कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और वो 22 दंगाई कौन थे? वो हत्या के आरोपी थे, जिन्होंने पंचमहल जिले के देलेओल गांव में 17 मुसलमानों को दंगे के दौरान मार दिया था, जिसमें 2 बच्चे भी मारे गए थे। कोर्ट ने क्या कहा? ये पर्याप्त सबूत नहीं है। अब आइए 2014 के बाद एक लिंचिंग की घटना आपको मैं बताऊं, देश में बड़ी फेमस हुई थी, पूरा देश जानता है। दादरी में 2015 के सितंबर में अखलाक की हत्या होती है, एक वीर हत्या करती है। उस केस की स्थिति अभी क्या है वो भी आपको जाने। ऐसे ही हमारी न्यायपालिका की साख नीचे नीचे नहीं लुढ़क रही है। इनके कारनामे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी खामोश न्यायपालिका है, कितनी सोती हुई न्यायपालिका है, या ये समझ चुकी है कि हमें मतलब इन मुद्दों पे, हम संवैधानिक मुद्दों पे कुछ बोलना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्या कहा था? कहा था 6 महीने के अंदर आप इस सुनवाई को पूरा कीजिए, जो ट्रायल कोर्ट था, जहां इस केस का, अखलाक के केस का ट्रायल चल रहा था। अभी तक वो केस का ट्रायल नहीं हुआ है। उल्टे तो आप ये भी एक बात समझ लीजिए कि इस केस की जो जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, जिन्होंने अखलाक को मारने वालों को पकड़ा था, भीड़ के कुछ लोगों को पकड़ा था दादरी में, उनकी, और वही इस केस के गवाह भी थे, पहला गवाह थे। आप जब केस पढ़ेंगे तो उसमें पहला गवाह सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर का है। उस गवाह की भी हत्या हो जाती है कब? 2018 में। तो फिर कब एक ट्रायल पूरा होगा, कब फैसला आएगा? गवाह मारा गया, तभी तो हम कह रहे हैं कि यह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, ये बिल्कुल सही आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है। न अखलाक को न्याय मिला, न मोहसिन शेख को न्याय मिला, न गुजरात दंगे में मारे गए मुस्लिम आबादी को न्याय मिला, न बिल्किस बानो का भी आप केस समझिए। बिल्किस बानो की जो एडवोकेट खड़ी हुई दिसंबर 2022 में कि हमारे केस की लिस्टिंग कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस झल्लाकर क्या बोले, ये तो बहुत परेशान करने वाला मामला है। खैर, अब लिस्टिंग हुई है और फरवरी में शायद इसकी सुनवाई भी है। तो कहने का मतलब कि नागरिक के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? वो संविधान ही करेगा, और उस संविधान की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पीछे खींच लेता है।
तो कहीं ये हालत नहीं हो जाए कि अगले साल जब रिपोर्ट आए, 2023 की रिपोर्ट आए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट 100वें स्थान को भी क्रॉस कर जाए। आप और हम कोर्ट में तो जाते रहते हैं, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिलता? तारीख ही कि मिलते रहती है। चाहे अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों की देखिए, अपनी नियुक्ति की बात होती है तो हर दिन लेटर लिखते हैं कानून मंत्री को, हर दिन लेटर लिखते हैं कि इनको जज बनाओ। तो जब इनकी अपनी बात आती है वहाँ पे तो ये संविधान की बात करने लगते हैं। लोगों की जहाँ बात आती है, मतलब आप सोचिए कि 124 पे पहुँच रहे हैं, 104 पे पहुँच रहे हैं, ये आंकड़ा क्या है? आप संविधान की रक्षा करने में अक्षम हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी हर तारीख दर्ज नहीं हो रही है, आपकी हर तारीख दर्ज हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया।